हाय गाइस। तो ये हमारा पार्ट 2 है पैथोफिजियोलॉजी का, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस, देयर कंपोनेंट एंड टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं होम्योस्टेसिस क्या होता है। होम्योस्टेसिस में दो शब्द हैं, होम्यो और स्टेसिस। होम्यो मतलब होता है स्टडी, यानी कि कांस्टेंट। बात करते हैं स्टेसिस की, तो इसका मतलब होता है स्टैंड। तो इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है, दे बैलेंस स्टडी स्टेट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। इट्स मीन द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स बॉडी डिस्पाइट ड्रास्टिक चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशन। यानी कि होम्योस्टेसिस जो है ये हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस रखता है। इसके विपरीत में हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस हो, यानी कि दे बैलेंस द इंटरनल इन्वायरमेंट। अगर जो हार्ट रेट हमारा होता है वो होता है 60 to 80 BPM। अगर ये 100 से ज्यादा हो जाए तो इसे हम कहते हैं ट्रैकीकार्डिया, और यही जो हमारा 100 से कम हो जाए तो उसे हम कहते हैं ब्रैकीकार्डिया। बात करते हैं बीपी की, ब्लड प्रेशर। इसमें ये जो है रेशियो बिटवीन सिस्टोल एंड डायस्टोल। इट इज अ रेशियो बिटवीन सिस्टोल एंड डायस्टोल। डायस्टोल में जो होता है हमारा रिलैक्सेशन जब हार्ट का होता है, और सिस्टोल में जब कंट्रैक्शन होता है। सिस्टोल जो होता है ये हमारा 120 होता है। बात करें डायस्टोल की तो ये होता है 80, यानी 120 पर 80 mmHg। अगर ये 140 पर 90 यानी कि 120 180 ये हमारा बैलेंस कंडीशन है। अगर ये रेशियो जो है 140 और 190 से जैसे ही इंक्रीज होगा हमारा बीपी, तो वो हाइपरटेंशन की कंडीशन कहलाती है। और बात करें अगर ये 100 पर 70 हो जाए, यानी डिक्रीज हो गया यहाँ पे, तो ये हमारा कहलाएगा हाइपोटेंशन की कंडीशन। बात करें हाइपर मतलब होता ही है ज्यादा, हाइपर मतलब इंक्रीज और हाइपो मतलब डिक्रीज। इट्स मीन हाइपरटेंशन इज अ कंडीशन व्हेन आवर बीपी इज इंक्रीजेज, व्हाइल hypotension is a condition when our BP is decreased. So now I will discuss the component of homeostasis. तो अब हम बात कर लेते हैं component of homeostasis में, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है सेंसर या और रिसेप्टर। दोनों का ही काम है मॉनिटरिंग करना कंडीशन इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी। बात करते हैं दूसरा कंट्रोल सिस्टम। ये क्या है? दिस इज द सेंटर विच रिस्पॉन्ड टू सिग्नल ऑफ सेंसर एंड कंपेयर द अल्टरनेशन फ्रॉम नॉर्मल नर्वस सिस्टम। इसका काम क्या है? जो भी सिग्नल हमारा सेंसर के द्वारा आया विद द हेल्प ऑफ अफरेंट इनपुट, दे गो थ्रू द कंट्रोल सिस्टम, एंड कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा? अल्टरनेशन करेगा, यानी कि परिवर्तित करेगा नॉर्मल सिग्नल में, एंड लास्टली दे अंडरगो थ्रू द इफेक्टर। इफेक्टर क्या करेगा? इफेक्टर का लास्टली काम वही है इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करना। जो भी हमारा सिग्नल आया उसको रिस्पॉन्स किया अगेंस्ट अल्टरनेशन, एंड लास्टली दे मेंटेन स्टडी स्टेट। इट्स मीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टेट इनसाइड द बॉडी। होम्योस्टेसिस जो भी हमारी डिस्टर्ब हुई है उसको ये मेंटेन करेगा। अगर हमारी होम्योस्टेसिस इंक्रीज हुई है, यानी कि ये इंक्रीज डिक्रीज जो है विद द हेल्प ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये दोनों कंडीशन आती हैं जब हमारे बॉडी में कोई चीज इंक्रीज हो तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम आती है, और वही हमारी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म तब काम आती है जब हमारे बॉडी में कोई चीज डिक्रीज हो। तो अब हम लास्टली हम देखते हैं फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है और उसके टाइप्स, जो कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, वो क्या होते हैं। तो अब लास्टली हम बात कर लेते हैं फीडबैक सिस्टम की। फीडबैक सिस्टम क्या होता है? फीडबैक सिस्टम आर द कंपोजिटरी पाथवे or loops that work according to
alternation. It's mean if there are change take place in internal environment, then feedback system is take back into constant state. It's mean they maintain homeostasis. यानी कि फीडबैक सिस्टम का काम यही है कि ये हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को कैसे मेंटेन करे, होम्योस्टेसिस कंडीशन को कैसे मेंटेन करे। फीडबैक सिस्टम एबनॉर्मल स्टेट में पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम आता है, वहीं हमारा नॉर्मल स्टेट में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम आता है। तो अब हम देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। सो एट द लास्ट फीडबैक सिस्टम में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? व्हेन एनीथिंग इंक्रीजेस इन आवर बॉडी, इट्स मीन आवर इंटरनल एनवायरनमेंट, then this system takes return back to its normal condition by decreases. यानी कि हमारे बॉडी में जब कोई चीज इंक्रीज होगा तो उसको डिक्रीज करने में हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम आएगा। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं थर्मो रेगुलेशन, यानी कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और हाइपोथैलेमस और टीआरसी यानी कि टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर स्वीट ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे, जिससे हमारे बॉडी में स्वीट स्टिमुलेट होगी, उसके कारण जो टेम्परेचर है डिक्रीज हो जाएगा और हमारी होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाएगी। इट्स मीन दे रिटर्न बैक टू होम्योस्टेसिस। बात करें होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में मेन रोल नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का है। दे मेंटेन होम्योस्टेसिस, इसी का मेन रोल है एट द नॉर्मल कंडीशन फॉर मेंटेनिंग द होम्योस्टेसिस। बात करते हैं अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। तो अब आज का लास्ट टॉपिक जो कि है हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इसको डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? ये अपोजिट है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का। यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन एनीथिंग डिक्रीजेस इन आवर इंटरनल एनवायरनमेंट, देन इट इज ट्राई बैक टू इट्स नॉर्मल सिचुएशन बाय इंक्रीजेस इट। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जब कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो ये उसको इंक्रीज कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल है इसका चिल्ड्रन बर्थ, इट्स मीन यूट्राइन कंट्रैक्शन और ब्लड क्लॉटिंग। ये दोनों ही एग्जांपल है हमारे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। क्या होता है चिल्ड्रन बर्थ, इट्स मीन यूट्राइन कंट्रैक्शन में, तो यहाँ पे चिल्ड्रन जो होता है सर्विक्स में प्रेशर कंडक्ट करता है, जिसके द्वारा कंट्रैक्शन होता है। कंट्रैक्शन से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन जो हेल्प करता है, ये स्टिमुलेट करता है कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, ये यूट्रस को कंट्रैक्शन में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन रिलीज होने के कारण। ये लास्टली ये कंट्रैक्शन जो है हेल्प करता है चिल्ड्रन को बर्थ के लिए। सो आई होप यू गाइस यू विल अंडरस्टूड द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, उसमें हम डिस्कस करेंगे सेल इंजरी और पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में हम डिस्कस करेंगे मेम्ब्रेन ऑफ सेल डैमेज और माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, और उसके बाद और भी है राइबोसोमल डैमेज, उसके बाद है न्यूक्लियर डैमेज। उन सबको डिस्कस करने के बाद हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे। मॉर्फोलॉजी में हम एडॉप्टिव चेंजेस देखेंगे। एडॉप्टिव चेंज इट्स मीन एडॉप्टेशन, उसमें हम देखेंगे एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेजिया। So I hope you guys you will understood this video. If you understood then subscribe and share with your friend. So आज के लिए इतना ही guys. Thank you.